आप सुन रहे हैं के धक्का क्लासेस। आज हमारे सामने राजस्थान के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और हम इनकी गहराई में उतरने वाले हैं। ये नोट्स दो ऐसे इलाकों पर हैं जो हैं तो पड़ोसी, पर जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ नदियों से बना पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरी तरफ ज्वालामुखी के लावे से बना हड़ौती का पठार। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। और ये वाकई में कमाल की बात है कि एक ही राज्य के दो हिस्से एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं। एक की कहानी मतलब पानी और मिट्टी की है, तो दूसरे की आग और चट्टानों की। सही बात है। ये पड़ताल न सिर्फ इन इलाकों को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि भूगोल कैसे वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनकी अर्थव्यवस्था और उनके इतिहास को तय करता है। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश से। नोट्स में एक आंकड़ा है जो मेरा ध्यान खींचता है कि यहाँ राजस्थान की 39% आबादी रहती है, जबकि इसका क्षेत्रफल सिर्फ 23% है। हाँ, मतलब कम जगह पर बहुत ज्यादा लोग। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यही एक तरह से इस इलाके की पूरी कहानी कहता है। इसका सीधा मतलब है कि राजस्थान की राजनीति, अर्थव्यवस्था और इतिहास का केंद्र हमेशा से यही इलाका रहा है। आखिर जहां उपजाऊ जमीन और पानी होता है, सत्ता का केंद्र भी तो वहीं बनता है। बिल्कुल। यहाँ की जलोढ़ मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसे अन्न का कटोरा कहते हैं, जो इतनी बड़ी आबादी का पेट पालता है। नोट्स में एक नक्शा भी है जिसमें यह पूरा इलाका अरावली के पूर्व में एक हरे भरे हिस्से की तरह दिख रहा है। जयपुर, भरतपुर से लेकर दक्षिण में टोंक, सवाई माधोपुर तक फैला हुआ है। हाँ, और इस नक्शे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आप अरावली को एक दीवार की तरह देख सकते हैं। अच्छा। एक ऐसी दीवार जो पश्चिम के रेगिस्तान को इस हरे भरे मैदान में आने से एक तरह से रोक रही है। ये राजस्थान का प्राकृतिक बंटवारा है जो नक्शे पर साफ नजर आता है। ठीक है, तो इस मैदान के अंदर चलते हैं। एक डायग्राम दिखाता है कि ये पूरा इलाका 4 अलग-अलग नदी बेसिन में बटा हुआ है। मतलब 4 बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियां इस पूरे मैदान को सींचती हैं। बिल्कुल, और हर नदी बेसिन की अपनी एक अलग पहचान है। ये विभाजन हमें इस विशाल मैदान को, आप कह सकते हैं, टुकड़ों में बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो सबसे पहले उत्तर में बाणगंगा बेसिन है। यहाँ एक बड़ा अजीब सा नाम दिया गया है, रुंडित नदी। इसका क्या मतलब है? क्या ये नदी कहीं बीच में ही खत्म हो जाती है? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। रुंडित का मतलब ही है कटी हुई या अधूरी। अच्छा। ये एक ऐसी नदी है जो पहले तो यमुना में मिलती थी, लेकिन अब रास्ते में ही लुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे रुंडित नदी या अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ओके। और इसका जो जयपुर भरतपुर के बीच का मैदान है वो रोही का मैदान कहलाता है और अपनी जबरदस्त उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। अच्छा, अब बनास बेसिन पर आते हैं, जिसे वन की आशा भी कहा गया है। नोट्स कहते हैं कि ये पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हाँ, यहाँ भी मैदानों के 2 अलग-अलग प्रकार बताए गए हैं, पीडमांड का मैदान और मालपुरा करौली मैदान। क्या सारे मैदान एक जैसे नहीं होते? नहीं, यही तो भूगोल का मजा है। पीडमांड उस मैदान को कहते हैं जो पहाड़ों के ठीक नीचे उनके पैरों में होता है। ओके, फुटहिल्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा पथरीला और कंकड़ वाला होता है, जैसे देवगढ़ से जहाजपुर के बीच का इलाका। लेकिन जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है और अपने साथ लाई मिट्टी जमा करती है, तो टोंक से करौली तक एक सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान बनता है, जिसे मालपुरा करौली मैदान कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो एक ही नदी 2 तरह के मैदान बना रही है। ये तो सच में दिलचस्प है। अगला है चंबल बेसिन। इसका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन ज्यादातर गलत वजहों से। बीहड़ों की वजह से। हाँ, नोट्स में इसके बीहड़ यानी रिवीन्स का जिक्र है। ये असल में है क्या और इतने बदनाम क्यों हैं? देखिए, चंबल नदी का बहाव बहुत तेज है, तो लाखों सालों से इसके तेज पानी ने यहाँ की नरम मिट्टी को काटकर गहरी गहरी घाटियां और खाइयां बना दी हैं, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। अच्छा। आप इन्हें जमीन पर बनी एक भूल भुलैया समझ सकते हैं। इसी भौगोलिक बनावट की वजह से ये इलाका, जैसा आपने कहा, डाकुओं के छिपने के लिए बदनाम हो गया था। ये अवनालिका अपरदन या गली इरोजन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और शायद इसीलिए यहाँ के शहरों के नाम भी कुछ अलग हैं। नोट्स में लिखा है कि करौली को डांग की रानी और धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। ये नाम सीधे सीधे यहाँ के भूगोल से जुड़े हैं। डांग का मतलब ही है बीहड़ का इलाका। अच्छा। तो जाहिर है जो शहर इस बीहड़ के दिल में बसे होंगे
उन्हें राजा और रानी की उपाधि मिल जाएगी। ये दिखाता है कि कैसे जमीन लोगों की पहचान बन जाती है। और आखिर में है दक्षिणी राजस्थान का माही बेसिन। यहाँ भी कुछ खास नाम है। छप्पन का मैदान, कांठल और वागड़। ये सिर्फ नाम है या इनका कोई गहरा मतलब भी है? ये सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 नदी नालों या गांवों का समूह है, इसलिए ये नाम पड़ा। ओके, 56 गांवों का समूह। हाँ, कांठल का मतलब है किनारे पर बसा, यानी प्रतापगढ़ का वो इलाका जो माही नदी के किनारे पर है। और वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का वो क्षेत्र है जहाँ की भीली बोली और संस्कृति की एक अपनी अलग पहचान है। यहाँ तक कि प्रतापगढ़ की एक दरगाह को कांठल का ताजमहल तक कहा जाता है। ये दिखाता है कि भूगोल, संस्कृति और पहचान कैसे एक दूसरे में गुथे हुए हैं। तो ये तो हुई पानी और मिट्टी से बने मैदानों की कहानी। जी, लेकिन राजस्थान का भूगोल यही खत्म नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर चलें तो कहानी पानी से बदलकर आग की हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हाड़ौती के पठार की, जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। एकदम सही ट्रांजिशन है। हम एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जिसकी जमीन करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होने से बनी है। इसीलिए यहाँ की मिट्टी का रंग काला है, जिसे रेग्यूर या वाटरसोल्स कहते हैं। और ये काली मिट्टी कपास, मसालों और सोयाबीन जैसी व्यापारिक फसलों के लिए सोना है। तो मतलब ये एक कमर्शियल हब है। बिल्कुल। रियातों को भी जब यूज करना है। इसीलिए ये इलाका राजस्थान का एक बड़ा कमर्शियल हब है। नोट्स में एक डायग्राम है जो हाड़ौती को दो मुख्य भागों में बांटता है। एक है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा दक्कन लावा पठार। सुनने में काफी भारी शब्द हैं। आसान भाषा में इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझते हैं, कगार भूमि या स्कार्प प्लान का मतलब है पठार का खड़ा किनारा, किसी चट्टानी दीवार की तरह। अच्छा। ये इलाका धौलपुर करौली की तरफ है और अपने लाल बलुआ पत्थर के लिए मशहूर है। दिल्ली का लाल किला और कई पुरानी इमारतें इसी पत्थर से बनी हैं। वाह। दूसरी तरफ दक्कन लावा पठार वो मुख्य हिस्सा है जहां लावा फैला था, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ का इलाका, जहां काली मिट्टी और व्यापारिक खेती होती है। यह एक और नाम है जो बहुत नाटकीय लगता है, महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जिसे GBF भी कहते हैं। यहाँ किस चीज में फॉल्ट आ गया है? फॉल्ट जमीन में आया है। इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन की दो विशाल प्लेटें, एक पुरानी अरावली की और दूसरी नई विंध्यन की, अरबों सालों से एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट उसी टक्कर की दरार है, एक भूवैज्ञानिक सीमा रेखा। के ढाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं कि ये वो जगह है जहां भारत के दो सबसे पुराने और महत्वपूर्ण भूभाग आपस में मिलते हैं। अच्छा, मतलब एक जियोलॉजिकल बॉर्डर लाइन। हाँ, इसीलिए इसे संक्रांति प्रदेश यानी एक मिलन क्षेत्र भी कहते हैं। वाह। इस इलाके में कुछ अनोखी आकृतियों का भी जिक्र है, जैसे बारा में घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियां और रामगढ़ क्रेटर। हाँ, और रामगढ़ क्रेटर की कहानी तो अद्भुत है। सोचिए, करोड़ों साल पहले आसमान से एक विशाल उल्कापिंड गिरा और उसने जमीन में इतना बड़ा गड्ढा बना दिया। एक उल्कापिंड ने? हाँ, आज भी आप वहां खड़े होकर उस घटना की विशालता को महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं, हमारे सौर मंडल के इतिहास का एक निशान है जो राजस्थान की धरती पर मौजूद है। कमाल है। इसीलिए इसे भारत का पहला जियो हेरिटेज क्रेटर घोषित किया गया है और हाल ही में यहाँ यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, जिसने इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक तुलनात्मक तालिका दी गई है। ये एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक क्विक रिवीजन की तरह। हाँ, जैसे पूर्वी मैदान की मिट्टी जलोढ़, तो हाड़ौती की काली, वहाँ गेहूं सरसों, यहाँ कपास मसाले, एक बना नदियों से तो दूसरा ज्वालामुखी से। और ये तुलना ही इन दोनों प्रदेशों के बीच के मौलिक अंतर को सबसे अच्छे से समझाती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं ने दो बिल्कुल भिन्न परिदृश्यों को जन्म दिया। एक जगह जीवन पानी पर निर्भर है, तो दूसरी जगह जमीन के अंदर दबे खनिजों और चट्टानों पर। ये राजस्थान की भौगोलिक विविधता का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए राजस्थान के पूर्वी मैदान और हाड़ौती पठार की एक बहुत ही विस्तृत यात्रा की। हमने उनकी उत्पत्ति, उनकी पहचान और उनके बीच के गहरे अंतर को समझा।